जय श्री श्याम। आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास के अंदर मैं एक नई सीरीज आपको बताने जा रहा हूँ और इस सीरीज के अंदर आप जो लर्न करोगे वो टीडीएस के जितने भी सेक्शंस होते हैं उन सभी के बारे में यहाँ पे रीड आउट करोगे और समझोगे कि ये सेक्शंस क्या होते हैं और ये किस पर एप्लीकेबल होते हैं, इसमें कौन परसेंट टीडीएस क्या होता है डिडक्ट करता है, कितना परसेंट टीडीएस डिडक्ट होगा यहाँ पे, और अगर पैन कार्ड होता है तो कितना होगा और पैन कार्ड नहीं होगा तो कितना होगा यहाँ पे। मतलब कि हर एक चीज के बारे में हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा वो सेक्शन 192 ए के बारे में रहेगा, जो एक्यूमुलेटेड बैलेंस को क्या करता है, शो करता है ईपीएफ के केस में। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पर जाना है और गूगल पर जाने के बाद आपको यहाँ पे सर्च आउट करना है टीडीएस ट्रेसेस। आप जैसे यहाँ पे सर्च आउट करोगे तो गवर्नमेंट की एक ऑफिशियल वेबसाइट होती है और इस वाली वेबसाइट पर आपको जो डेली बेसिस पर जो अपडेट्स आते हैं यहाँ पे, जैसे टीडीएस रेट में अगर कोई चेंज करना होता है या चेंज किया जाता है यहाँ पे और आपको पता नहीं रहता, तो उसके लिए यहाँ पे आपको गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होता है, टीडीएस ट्रेसेस की वेबसाइट पे, और यहाँ पर आपको रेट एंड टेबल पे क्लिक करना होता है। आप जैसे रेट एंड टेबल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सेक्शन वाइज टीडीएस और सरचार्ज के रेट गिवन होते हैं, सेम एज वेल एज आपके टीसीएस और सरचार्ज के रेट गिवन होते हैं, और यहाँ पर आपके इनकम टैक्स स्लैब रेट भी आपको डिस्प्ले हो जाते हैं यहाँ पे। बट आज की सीरीज के अंदर हम जो लर्न कर रहे हैं वो टीडीएस को कर रहे हैं। तो टीडीएस में भी आपसे पूछ रहा होता है कि कौन सा फाइनेंशियल ईयर क्या करेंगे, हम कवर करेंगे। तो हम जो कवर करेंगे 24-25 करेंगे यहाँ पे, और जो डेली बेसिस पे जैसे अभी बजट आने वाला है 20 दिन बाद यहाँ पे, तो उसके अंदर भी आई थिंक कुछ ना कुछ चेंजेस होगा। तो जो भी चेंजेस होगा वो भी उस वीडियो के अंदर क्या होगा, हमारा कवर होगा यहाँ पे। जैसे आप टीडीएस रेट पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक आपके पास इस तरीके से एक पैनल खुल जाएगा, जिसमें सबसे पहले आपका नेचर ऑफ पेमेंट और मेड टू रेजिडेंट के बारे में बता रहा होता है कि किस किस पेमेंट में किस कौन से सेक्शन में क्या क्या डिस्क्रिप्शन पे आपका ये टीडीएस क्या होता है, एप्लीकेबल होता है, और इसकी लिमिट क्या होती है यहाँ पे। कंपनी के केस में, फर्म, कोऑपरेटिव सोसाइटी, लोकल अथॉरिटी के केस में कितना परसेंट होता है, और अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ होता है तो उस वाले केस में कितना होगा यहाँ पे, और अगर पैन कार्ड अगर इनवैलिड या फिर पैन कार्ड नहीं है तो उस वाले केस में कितना होता है यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 192 ए ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। तो क्वेश्चन सबसे पहले यही आता है कि सेक्शन 192 ए क्या होता है और ये किस पर एप्लीकेबल होता है। तो इसका जो मेन जो रीजन है वो यही बताओगे यहाँ पे कि भाई अगर कोई भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को एक्यूमुलेटेड बैलेंस क्या करता है, पे करता है, तो उस वाले केस में टीडीएस क्या होता है, आपका डिडक्टेबल होता है। और इसको जो इंट्रोड्यूस किया गया था यहाँ पे वो 1 जून 2015 को इंट्रोड्यूस किया गया था यहाँ पे। इसका मेन ऑब्जेक्टिव वो यही है कि एम्प्लॉय के जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते हैं उस पर आपका क्या होता है, आपका ये टीडीएस क्या होता है, आपका डिडक्टेबल होता है। और एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को एक्यूमुलेटेड अमाउंट क्या करता है, पे करता है, तो उस वाले केस में एम्प्लॉयर को क्या करता है यहाँ पे, उस अमाउंट पर आपका टीडीएस डिडक्ट करना पड़ता है यहाँ पे, जिसमें एम्प्लॉय का सर्विस ड्यूरेशन आता है, अमाउंट और टैक्सेबल स्टेटस आता है, और भी कुछ चीजें कंसीडर किया जाता है यहाँ पे। अगर मैं इस सेक्शन के एप्लीकेबल की बात करूं यहाँ पे, तो ये एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड पर और ग्रेजुटी के एक्यूमुलेटेड बैलेंस विड्रॉल केसेस पर लगता है। और विड्रॉल जरूरी नहीं है कि वो किसी भी रीजन से हो सकता है यहाँ पे, चाहे वो एम्प्लॉय की रिटायरमेंट रेजिग्नेशन हो गई या फिर जॉब चेंज कर रहा है पर्सन, या फिर उसको पसंद नहीं है वो कहीं और शिफ्ट कर रहा है यहाँ पे, तो किसी भी रीजन से अगर वो क्या करता है, विड्रॉल करता है पीएफ का एक्यूमुलेटेड बैलेंस या फिर ग्रेजुटी का एक्यूमुलेटेड बैलेंस, तो उस वाले केसेस पर ये सेक्शन क्या होता है, उस पर क्या हो जाता है यहाँ पे, एप्लीकेबल हो जाता है यहाँ पे। अगर इसका जो मेन फोकस होता है यहाँ पे सेक्शन 192 ए का, वो पीएफ के विड्रॉल केसेस पर अप्लाई किया जाता है कि भाई अगर कोई भी पीएफ का बैलेंस क्या करता है, विड्रॉल करता है, तो सेक्शन 192 ए क्या हो जाएगा, उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा यहाँ पे। और जो आपका एम्प्लॉयर है यहाँ पे, उसको टीडीएस क्या करना होगा, यहाँ पे डिडक्ट करना होगा एम्प्लॉय के पूरे बैलेंस पर यहाँ पे। अगर उसकी सर्विस यहाँ पे एम्प्लॉयर की लेस देन 5 इयर्स होती है यहाँ पे, तो उस वाले केस में एम्प्लॉयर क्या करता है यहाँ पे, उस वाले केस में आपका टीडीएस क्या करता है, आपका डिडक्ट करता है यहाँ पे। अगर मैं टीडीएस डिडक्शन के रूल्स की बात करूं यहाँ पे, तो when the employee withdraw the balance of his provident fund, the application of TDS depend on the service duration of the employee। मतलब कि जब एम्प्लॉय अपना प्रोविडेंट फंड का बैलेंस विड्रॉल करता है तो टीडीएस क्या होता है, उसके ऊपर यहाँ पर एप्लीकेबल होता है, सर्विस ड्यूरेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। इफ द एम्प्लॉय हैज कंप्लीटेड ए सर्विसेज पीरियड ऑफ 5 years or more, तो then TDS is not applicable on the balance of the provident fund। This means that if the employee has worked for 5 years and he is withdrawing the balance of PF, then tax is not deducted on it। मतलब कि अगर मान लो यहाँ पे कोई भी एम्प्लॉय क्या कर रहा है, यहाँ पे मोर देन 5 years उस कंपनी के अंदर काम करता है,
तो उस वाले केस में उसके ऊपर कोई भी टीडीएस क्या होगा यहाँ पे बैलेंस के, अगर वो कोई भी पैसा अपना निकलवाता है अपना पीएफ का बैलेंस, तो उसके ऊपर कोई भी टीडीएस क्या होता है आपका एप्लीकेबल नहीं होता है। If the service period is less than 5 years, like 4 years, 2 years, etc., तो then the employer has to deduct TDS on the provident fund balance। तो अगर मान लो उसने लेस देन 5 years क्या करा, काम करा यहाँ पे, जैसे 4 साल हो गया, 2 साल हो गया, तो उस वाले केस में क्या होता है आपका टीडीएस का क्या होगा यहाँ पे, जो भी उसका प्रोविडेंट फंड बैलेंस होगा अगर वो विड्रॉल करता है तो उस वाले केस पर आपका टीडीएस क्या होता है आपका एप्लीकेबल होता है। अगर मैं टीडीएस रेट की बात करूं यहाँ पे, तो the rate of TDS depend on the overall taxable income of the employee. If the total taxable income of the employee falls under the applicable tax slab, then the TDS rate can be low और जीरो इन दैट केस। मतलब कि यहाँ पर समझना है यहाँ पे कि अगर मान लो टीडीएस का जो भी रेट है यहाँ पे, उसकी जो ओवरऑल जो टैक्सेबल इनकम होती है ये उसके ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है यहाँ पे वो एम्प्लॉय की टोटल इनकम। जैसे मान लो अगर उसकी बढ़ी हुई है तो वो टैक्स आपका ज्यादा लग भी सकता है, और अगर उसकी टैक्स टोटल टैक्सेबल इनकम उसकी कम है तो आपका वहां पे वो क्या हो सकता है, लो भी हो सकता है या फिर वो जीरो भी हो सकता है यहाँ पे। जैसे एग्जांपल देता हूँ, तो इफ द टोटल टैक्सेबल इनकम ऑफ द एम्प्लॉय इज लेस देन 2.5 लाख, तो then that does not have to pay tax, and in this case the employee is also not required to deduct TDS। तो सिंपल सा मतलब है कि भाई उसकी टोटल टैक्सेबल इनकम अगर एम्प्लॉय की लेस देन है 2.5 लाख यहाँ पे, तो उस वाले केस में यहाँ पे उसको एम्प्लॉय को कोई नीड नहीं है यहाँ पे कि भाई वो टीडीएस क्या करे यहाँ पे उस पर्सन का यहाँ पे डिडक्ट करे यहाँ पे। और the TDS rate can be from 10% to higher slab depending on the employee taxable income and the applicable tax slab। तो इसका मतलब समझना है यहाँ पे कि जो आपका TDS रेट जो होता है वो 10% होता है, बट वो डिपेंड करता है यहाँ पे एम्प्लॉय की टैक्सेबल इनकम कितनी है, यहाँ पे जो टैक्स स्लैब होता है उसके बेस पर आपका क्या होता है, आपका टीडीएस रेट आपका क्या होता है, एप्लीकेबल किया जाता है यहाँ पे। ठीक है, अब टीडीएस डिडक्शन के प्रोसेस में एम्प्लॉयर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, तो व्हेन द एम्प्लॉय विड्रॉल हिज प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युटी बैलेंस द एम्प्लॉयर हैज टू डिडक्ट टीडीएस। तो सिंपल सी बात है भाई कि भाई अगर कोई भी एम्प्लॉय क्या करता है, विड्रॉल करता है अपना पीएफ का बैलेंस या फिर ग्रेच्युटी का बैलेंस, तो उस वाले केस में एम्प्लॉयर क्या करेगा यहाँ पे उसके अमाउंट उसका जो भी आपको उसका फंड निकाला होता है उस फंड पर क्या होता है आपका टीडीएस क्या होता है आपका डिडक्टेबल किया जाता है। और द एम्प्लॉयर हैज टू अप्लाई द एप्लीकेबल टैक्स रेट आफ्टर लुकिंग एट द विड्रॉल अमाउंट एंड देन डिपॉजिट द टीडीएस टू द टैक्स अथॉरिटीज। मतलब कि फिर वो क्या करेगा एम्प्लॉयर यहाँ पे एक प्रकार से उसके ऊपर अप्लाई करेगा जो भी उसका टैक्स स्लैब रेट बन रहा है यहाँ पे, और वहां पे वो क्या करेगा आगे जाके क्या करेगा यहाँ पे अपना जो भी उसने टीडीएस डिडक्ट किया होगा यहाँ पे वो आगे जाके क्या करता है यहाँ पे गवर्नमेंट को क्या करता है उस टीडीएस का अमाउंट क्या करता है डिपॉजिट करता है यहाँ पे। ठीक है, उसका यहाँ पे एम्प्लॉय के क्या क्या रोल होते हैं यहाँ पे, तो अगर मैं एम्प्लॉय के रोल की बात करूं यहाँ पे, तो द एम्प्लॉयर हैज टू mention this amount is form 16 form which is TDS is deducted if the employee sees TDS deducted while withdrawing his provident fund or gratuity he has to mention it इन इज इनकम टैक्स रिटर्न। मतलब कि अगर मान लो यहाँ पे एम्प्लॉय ने क्या करा यहाँ पे एक प्रकार से एम्प्लॉयर ने उसका टीडीएस क्या कर दिया डिडक्ट कर दिया, तो भाई जब वो उसका फॉर्म 16 देगा यहाँ पे तो उसके फॉर्म 16 के अंदर शो होना जरूरी है कि भाई मेरा टीडीएस क्या करा है यहाँ पे टीडीएस को डिडक्ट किया गया यहाँ पे, और इनकम टैक्स रिटर्न जब वो फाइल करेगा तब जाकर वो अपना रिफंडेबल क्या कर सकते हैं यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं यहाँ पे। If the employee taxable income falls under the exemption limit, in that case the employee can apply for TDS refund। तो सिंपल सी बात जो अभी मैंने बताया यहाँ पे कि भाई अगर उसकी टैक्सेबल इनकम क्या है यहाँ पे एक प्रकार से टैक्स स्लैब रेट से आपकी कम है, तो उस वाले केस में क्या कर सकते हैं यहाँ पे जो एम्प्लॉय यहाँ पे वो टीडीएस रिफंड के लिए क्या कर सकते हैं यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी उसका टीडीएस डिडक्ट किया गया होगा वो उसको यहाँ पे वापस क्या हो जाएगा उसके बैंक अकाउंट में उसको पैसा मिल जाएगा, यहाँ पे रिफंड मिल जाता है यहाँ पे। ठीक है, एग्जांपल है इसका, सपोज एन एम्प्लॉय हैज ए प्रोविडेंट फंड बैलेंस ऑफ 1,50,000 and he has completed 4.5 years of services। In this case, the employer will have to deduct TDS on the provident fund balance because the employee service period is less than 5 years। The employer will have to calculate the TDS rate according to the employee taxable income। तो सिंपल सा मतलब यहाँ पर यही है कि भाई अगर मान लो उस पर्सन ने यहाँ पे 1.5 लाख रुपए यहाँ पे कमाया 4.5 साल के अंदर यहाँ पे एक प्रकार से, तो एम्प्लॉयर क्या करेगा यहाँ पे उस जो प्रोविडेंट फंड बैलेंस है उस पर टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा क्योंकि एम्प्लॉय की जो सर्विस का पीरियड है वो 5 साल से कम का यहाँ पे। तो टीडीएस जो रेट उसका एप्लीकेबल होगा उसकी टैक्सेबल इनकम के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई उसकी टैक्सेबल इनकम कितनी है। अगर टैक्सेबल इनकम उसकी 2.5 लाख से कम है यहाँ पे तो उस पर टीडीएस कोई भी अमाउंट डिडक्ट नहीं किया जाएगा, बट अगर मोर देन होती है यहाँ पे तो उस वाले केस पे उसका रेट क्या हो जाएगा इंक्रीमेंट भी हो सकता है और डिक्रीमेंट भी हो सकता है यहाँ पे, लेकिन जो एवरेज होता है वो 10% होता है। ठीक है, अगर मैं कैलकुलेशन फॉर टीडीएस की बात करूं तो इफ द एम्प्लॉय टोटल टैक्सेबल इनकम इज 3 लाख एंड द टीडीएस रेट इज 10%, then the employer will have to deduct 10% TDS on 1,50,000 PF balance which will be 15,000।
the employer will have to deposit this 15,000 to the tax authorities and this amount will be reflected in the employee form 16। तो मतलब कि अगर मान लो भाई उसकी टैक्सेबल इनकम अगर 3 लाख है और उसके जो टीडीएस रेट है वो 10% है, तो अगर मान लो उसका जो एक प्रकार से जो पीएफ बैलेंस है वो 1.5 लाख है, तो 1.5 लाख पर अगर 10% क्या होगा आपका टीडीएस क्या होगा डिडक्ट होगा, तो कितना हो गया यहाँ पे 15,000 हो गया। तो एम्प्लॉयर जो भी गवर्नमेंट को टैक्स क्या करता है पेमेंट करता है, तो उसके बेसिस पर वो क्या करेगा एक फॉर्म 16 निकाल करके एम्प्लॉय को क्या करता है प्रोवाइड करता है, और फॉर्म 16 के अंदर मेंशन होता है कि भाई इस एम्प्लॉयर के थ्रू मेरा टीडीएस को क्या करा गया यहाँ पे डिडक्ट किया गया यहाँ पे, ठीक है। और इसकी एग्जाम्पशंस क्या क्या होती हैं यहाँ पे, अगर मैं एग्जाम्पशंस की बात करूं तो if the employee provident fund balance is withdrawn after 5 years or more of service, तो then TDS is not applicable on it. If the employee is eligible for the gratuity payment as served the for 5 years or more, then TDS is not applicable on ग्रेजुएटी। यहाँ पे तो साफ साफ बोल रहा है कि अगर मान लो यहाँ पे एक प्रकार से जो भी प्रोविडेंट फंड बैलेंस है यहाँ पे अगर वो विड्रॉल करता है यहाँ पे 5 इयर्स और मोर यहाँ पे सर्विसेज, तो उसके ऊपर कोई भी टीडीएस क्या होता है एप्लीकेबल नहीं होगा यहाँ पे। और सेम एज वेल एज आपका यहाँ पे ग्रेजुएटी की अगर वो सर्विस क्या करता है प्रोवाइड करता है यहाँ पे मोर देन 5 इयर्स किसी कंपनी में काम करता है, तो उस वाले केस में भी आपका टीडीएस क्या नहीं होता आपका एप्लीकेबल नहीं किया जाता है यहाँ पे। तो ज्यादातर गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर एप्लीकेबल होता है। अगर कोई एम्प्लॉय ने टीडीएस को गलत तरीके से क्या कर दिया टीडीएस को डिडक्ट कर दिया यहाँ पे या फिर डिपॉजिट नहीं किया है, तो उसके ऊपर फिर क्या होता है यहाँ पे इंटरेस्ट और पेनल्टी देनी पड़ सकती है यहाँ पे, जो भी एक प्रकार से इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जो भी उसके रूल्स बनाए हुए हैं यहाँ पे कि भाई अगर तुम इतने दिन तक अगर तुम एक प्रकार से टीडीएस को डिपॉजिट नहीं करते हो तो आपको 1% आपको क्या करना पड़ता अपना पे करना पड़ता पर डे के हिसाब से। तो ये कुछ ऐसी चीजें होती है जो आपके ऊपर लगाई जा सकती है यहाँ पे, ठीक है। कंक्लूजन यही है कि द मेन पर्पस ऑफ द सेक्शन 192A इज टू एंश्योर द टाइमली टैक्स कलेक्शन ऑफ प्रोविडेंट फंड ग्रेजुएटी एंड एक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ द एम्प्लॉइज। Under this, if the employee's withdrawal is balance and his services period is less than 5 years, then the employer has to deduct TDS. If the service period is of the employee is 5 years or more, then TDS is not applicable on provident fund. This provision ensures to the both the employee and the employer that tax deduction are made properly and the timely payment are made. This also provide timely revenue to the government and the employee become aware of the tax obligation। तो इसमें ये कहना चाह रहा है यहाँ पे कंक्लूजन के अंदर कि भाई अगर आप कोई भी पीएफ को क्या करते हैं यहाँ पे एक प्रकार से जो भी आपका पीएफ होता है या फिर ग्रेजुएटी का जो भी आपका एक्यूमुलेटेड बैलेंस होता है, तो एक प्रकार से टाइमली आप क्या कर पाओ यहाँ पे टैक्स को कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करना होता है। बट अगर आपने यहाँ पे 5 इयर्स के से कम समय में अगर आपने क्या करा छोड़ दिया फिर ट्रांसफर कर लिया विड्रॉल कर लिया, तो उस वाले केस में क्या होता है आपका यहाँ पे ये चीज आपकी एप्लीकेबल की जाती है। अगर मान दो मोर देन 5 इयर्स अगर आपने काम करने के बाद अगर आप विड्रॉल करते हैं तो उस वाले केस में आपका कोई भी टीडीएस का अमाउंट डिडक्टेबल नहीं किया जाता है यहाँ पे। और एक प्रकार से यहाँ पे सिंपल सी बात है यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है कि जो भी हम टैक्स क्या करते हैं डिडक्ट करते हैं वो आगे जाके क्या होता है गवर्नमेंट के पास होता है, तो गवर्नमेंट की एक प्रकार से क्या होती है रेवेन्यू होती है और वो रेवेन्यू आप लोगों के ऊपर क्या करती है यहाँ पे एक्सपेंस के तौर पर लगाई जाती है, जिससे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना हो गया, रोड्स हो गए, डैम्स हो गए, यहाँ पे इन सब चीजों के लिए लगाया जाता है। आई होप आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखा होगा। अगर आप लोगों को लगता है कि वीडियो मेरे लिए बहुत नॉलेजेबल थी और मेरे को बहुत अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना नहीं भूलना है। थैंक यू।